हाँ, तो आज का विषय है राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में अपन अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि राजभाषा अधिनियम 1963 लागू क्यों हुआ या बनाया क्यों गया। तो इसके विषय में अपन समाज में जानकारी थोड़ा इतिहास की तरफ से ले लेते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 लाने का तात्पर्य ये था कि जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान लागू हो गया था। उसके 15 वर्ष बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना था। क्या राजभाषा का दर्जा दिया जाना था। तो उसके बाद दर्जा देने का मतलब था कि राजभाषा के रूप में ये कार्य किया जाना था। तो इस रूप में क्या कि जैसे जैसे इसका मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद में 15 वर्ष की जैसे बात थी, 15 वर्ष तो 1965। तो 1965 में ये संपूर्ण रूप से हिंदी को राजभाषा बना दिया जाना चाहिए, हर प्रत्येक राज्य में लागू कर दिया जाना था। लेकिन हुआ क्या ना कि इसी बीच में विभिन्न राज्यों में अलग अलग आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं, जब हिंदी को राजभाषा बना दिया जाएगा या हिंदी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा तो फिर हमारी राज्य भाषाएं जो है उनका क्या होगा। इसी रूप में जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में ये आंदोलन चले, तब जाकर के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी थी कि हिंदी को सभी राज्यों पर संपूर्ण रूप से थोपा नहीं जाएगा, उनमें समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया। तो अभी अपन बात करते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 है क्या। मेन अपना फोकस इसी पे है। तो आप देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को लागू हुआ। ठीक है, 10 मई 1963 को यह अस्तित्व में आया। 1963 का अधिनियम संख्याक 19, मतलब 1963 का 19। ठीक है, ये बात आपको अधिनियम संख्या खास तौर से ध्यान रखनी है। देखिए अपन जीआरएस में जैसे पढ़ते हैं ना 1989 का 24, यही पढ़ते हैं ना संख्या। तो यहाँ पे 19 ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे 19 ध्यान रखना है। तो यथा संशोधित, ये 1967 में संशोधित होता है, और लेकिन संशोधन होने के बाद में या उससे जो संबंधित है वो धाराएं मैंने आपको दे दी। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं, कितनी? 9 धाराएं है। तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। वो धाराएं अपन अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 क्या करती है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इसका मतलब है कि इस अधिनियम का नाम क्या है? सीधा सीधा राजभाषा अधिनियम 1963 है। क्या है इसका संक्षिप्त नाम? राजभाषा अधिनियम 1963 है। प्रारंभ कब से माना जाएगा? ये प्रारंभ कब से माना जाएगा? इसका प्रारंभ धारा 3 के संबंध में। धारा 3 के संबंध में। मैं धारा 3 क्यों कह रहा हूं? देखिए धारा 3 ये है। धारा 3 में क्यों कह रहा है? कि इसके अंदर धारा 3 एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो धारा 3 महत्वपूर्ण इसलिए मैं धारा 3 के संबंध में इनको अपना संविधान लागू होने के, मतलब कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तत्पश्चात 15 वर्ष के 26वें दिन, कौन सा 26वें दिन? जनवरी का 26वें दिन का से इसको नियत माना जाएगा 1965। तो सीधी सीधे भाषा में समझिए इसको 26 जनवरी 1965। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26 जनवरी 1965 ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ प्रारंभ कब? 26वें दिन। कब? 1965 का, जनवरी 1965 का 26वां दिन से ये लागू मानी जाएगी, इसका प्रारंभ माना जाएगा। ठीक है, तो ये धारा नंबर 1 हुई, संक्षिप्त नाम और इसका परिचय। धारा नंबर 1 हुआ। उसके बाद में देखिए परिभाषाएं में इसमें 2 मुख्य रूप से परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है नियत दिन,
क्या? नियत दिन। इसका परिभाषा के रूप में नियत दिन है या कोई भी परिभाषा है, उसका सामान्य अर्थ नहीं निकाला चाहिए। हिंदी के राजभाषा अधिनियम के संबंध में जो इसका अर्थ दिया गया वो ही उसका निकाला जाना चाहिए। नियत दिन का अर्थ है धारा 3 के संबंध में, धारा 3 के संबंध में नियत दिन क्या है कि ये 26 जनवरी 1965 को नियत दिन से अभिप्रेत होगी। क्या? नियत दिन से अभिप्रेरित है, तो वही नियत दिन है। नियत दिन कौन सा माना गया? 26 जनवरी 1965, क्योंकि इसी दिन ये लागू होती। बाकी अन्य धाराएं जो उनके अलग अलग तारीख से लागू होगी या राजपत्र में या गजट में जो जारी की जाएगी वो उस समय उसको माना जाएगा, लेकिन धारा 3 के संबंध में नियत दिन 26 जनवरी 1965 को माना जाएगा। इसी को ध्यान में रखना है, मतलब 26 जनवरी 1965। वो बात एक है। इसमें हिंदी की परिभाषा दी गई। हिंदी की परिभाषा क्या है? हिंदी वह है जो देवनागरी लिपि में लिखी है या देवनागरी लिपि से अभिप्रेरित है, तो यह है हिंदी वह है जो देवनागरी लिपि से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो इस बात का आपको खास ध्यान से रखना है। अभिप्रेरित है देवनागरी लिपि से उस हिंदी का, तो हिंदी की यह परिभाषा दी गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, भाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में देखिए, राजकीय कार्यों और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना। क्या कि जब ये आने के बाद में 15 वर्ष के बाद भी, क्योंकि 15 वर्ष बाद में तो पूर्ण रूप से अंग्रेजी को खत्म कर देना था और हिंदी को लागू कर देना था, लेकिन ये जो अपना 1963 अधिनियम इसीलिए लाया गया कि इस तरह से इनमें दोनों भाषाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए पत्र आदि के लिए हिंदी या अंग्रेजी, मतलब कोई भी पत्र व्यवहार होगा, कोई भी किसी तरह का पत्र व्यवहार होगा जैसे संसद में प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना 15 वर्ष बाद भी। क्या कहता है? 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी भाषा का बना रहना। तो इसमें राजकीय कार्य और संसद में 15 वर्ष बाद भी, तत्पश्चात 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी भाषा का काम वैसे चलता रहेगा जो 15 वर्ष से पहले चल रहा था, जो 26 जनवरी 1950 मतलब कि संविधान लागू होने के बाद से जो चले आ रहा था वो 15 वर्ष खत्म होने के बाद में भी वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए, पत्र आदि के लिए हिंदी या अंग्रेजी। पत्र आदि के लिए हिंदी या अंग्रेजी का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी पत्र हिंदी या अंग्रेजी में उसी रूप से चलता रहेगा जो पहले चला आ रहा था। ठीक है, इसमें भी कोई ये नहीं होगा। फिर देखिए, अपन सबसे पहले देखिए 1963 की धारा 3 एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए 3 ये है 3 हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। आपको पहले मैंने बताया था कि जो भी केंद्र सरकार या उनके कार्यालयों या उनके जो विभाग है उनमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों डॉक्यूमेंट दोनों भाषाओं में छपना चाहिए, क्योंकि द्विभाषी होने चाहिए। तो इस तरह के ये जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो द्विभाषी। इसमें क्या है, जैसे संकल्प मैंने बताया, संकल्प है, साधारण आदेश है, नियम है, अधिसूचनाएं है ना, प्रतिवेदन है, विज्ञप्तियां है, और संसद में प्रस्तुत होने वाले राज्य प्रतिवेदन है, या उससे पर संसद में प्रस्तुत होने वाले डॉक्यूमेंट्स है, या उनकी कंपनियों के अधीन जो उनके अधीन कंपनियां हैं या निगम है उनसे निकले गए संविदाएं हैं, करार है, टेंडर है, नोटिस है, अनुज्ञप्तियां हैं, सूचनाएं हैं ना, निविदा है। तो ये सब द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। जो मैंने आपको एक अलग वीडियो में वो डॉक्यूमेंट बता दिए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका रिवाइज कर दिया, हिंदी दोनों का प्रयोग। धारा इसी के अंदर देखिए धारा 3 महत्वपूर्ण, इसलिए धारा 3 पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। धारा 3 में देखिए, धारा 8 के अधीन नियम, जो भी नियम बनाए गए, देखिए धारा यहाँ पे जो धारा 8 के अधीन नियम बनाने की शक्ति, यहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं ना वो धारा 8 के अधीन, अगर धारा 8 के अधीन कोई भी नियम बनाए गए हैं तो उसमें अपन को
इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि ये नियम उस रूप से लागू हो रहे हैं। देखिए फिर उसके बाद में विधानमंडल द्वारा संकल्प, इस हिंदी को जारी रखना और अंग्रेजी भाषा को, तब तक कोई विधानमंडल अपना विधानमंडल क्या करेगा, विधानमंडल राज्य का विधानमंडल ये अगर संकल्प लेता है कि अब हम अंग्रेजी को समाप्त कर सकते हैं और हिंदी को सुचारू रूप से हम काम करने के लिए ठीक है, तो फिर उस समय संकल्प के साथ में उसको समाप्त कर दिया जाएगा अंग्रेजी प्रयोग, लेकिन तब तक नहीं। ठीक है, तो ये धारा 3 इस रूप में महत्वपूर्ण थी। आगे चलिए धारा 4। देखिए धारा 4 है राजभाषा के संबंध में समिति। ठीक है, राजभाषा के संबंध में समिति, इसमें क्या है, राजभाषा के संबंध में समिति से तात्पर्य है कि जैसे धारा 3 लागू हो गई, क्या है 3 26 जनवरी 1965, है ना, इसके 10 वर्ष बाद में एक समिति का गठन किया जाएगा। कब, प्लस 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य होंगे, राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, टोटल 30 सदस्य होंगे। एक समिति गठित की जाएगी राजभाषा के संबंध में समिति, एक समिति गठित की जाएगी, लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, कुल 30 सदस्य होंगे। और वो 30 सदस्य जो होंगे वो किस रूप से चुने जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर, अनुपातिक पद्धति के आधार पर इनका चुनाव किया जाएगा। ये खास तौर पे आपको ध्यान में रखनी है। अनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संकरणीय पद्धति, उसके आधार पर इनका निर्वाचन होगा। तो ये आपको इस विषय में ध्यान पे रखना। फिर वो बाद में समिति जो है समय समय अपने निर्णय लेगी, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी संसद में, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के तहत, तो उस हिसाब से ये अध्यादेश बनाए जाएंगे। तो ये एक समिति के बात में था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में धारा 5 केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में क्या है कि जैसे कोई भी केंद्र में कोई अगर अधिनियम बनेगा, नियत दिन से उस अधिनियम का, मान लीजिए कि अगर कोई अधिनियम बनता है, कानून बनता है, इस रूप में कोई अध्यादेश या कोई विनियम कानून को जो लागू होता है, वो अधिनियम एक्ट या एक्ट बनने के बाद में जो इसका हिंदी अनुवाद किया जाना है, हिंदी अनुवाद किया जाता है, वो ही हिंदी का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। प्राधिकृत पाठ वो हिंदी का, देखिए केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, वो हिंदी का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा, वो हिंदी का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही आगे धारा 6 में देखिए राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, राज्य अधिनियमों का वैसे सेम टू सेम उसी रूप में जैसे केंद्रीय अधिनियमों का हिंदी अनुवाद हुआ था, वैसे ही कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद होगा। इसमें भी सेम विधानमंडल में वो अधिनियम पारित होंगे। वो अधिनियम जो है वो अपनी भाषा के अनुसार जो किसी भी भाषा में बनाए गए, या मान लीजिए कि अंग्रेजी में है, अंग्रेजी या उस राज्य की भाषा, राजभाषा उस राज्य की, तो उसका जो हिंदी अनुवाद होगा, जो उसका हिंदी अनुवाद होगा, वो उसका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा, प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। आपको पता ही है कि जैसे कोई इसमें अपन को कोई भी जैसे ये विधेयक वगैरह ये लागू होते हैं या इसके राज्य अधिनियमों के बारे में, तो देखिए 348(3) के तहत उसका अंग्रेजी अनुवाद करना होता है ना, अंग्रेजी अनुवाद उसी हिसाब से अब इसको हिंदी अनुवाद भी करना है। ठीक है, तो इसी रूप में इसको उत्तरोत्तर लागू भी करना है। तो ये बात हुई प्राधिकृत पाठ, मतलब सीधा बात ये समझ लीजिए कि केंद्रीय अधिनियम उनका हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ पे राज्य अधिनियमों का उनसे संबंधित कोई भी अध्यादेश वगैरह डिक्री तो उनका हिंदी अनुवाद करना है, बस हुआ। धारा 7 क्या कहती है,
धारा 7 कहती है कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों के मामलों में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। ये बात आपको ध्यान है, उच्च न्यायालयों के निर्णयों में आदि में हिंदी अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, मतलब कि हिंदी का प्रयोग हो सकता है और उसकी भाषा का, जो राज्य की भाषा है, राज्य की भाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के तहत। जो भी अपना राज्यपाल इस रूप में उसका विधानमंडल में अन्य भाषा को भी लागू कर सकेगा, फिर उसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद वो चलता रहे। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हाईकोर्ट के निर्णयों के मामलों में हिंदी का या राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, राजभाषा का, है ना, वो राज्य की राजभाषा का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे चलिए देखिए, नियम बनाने की शक्ति आपने यहाँ पे देखा था। नियम बनाने की शक्ति में देखिए धारा 4 राजभाषा के संबंध में समिति, जो समिति बनेगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, उनको नियम बनाने की शक्ति होगी। नियम बनाने की शक्ति होगी तो क्या इसमें क्या करेंगे? नियम बनाने की शक्ति में इसके तहत करेंगे, इस धारा के अधीन बनाया गया जो प्रत्येक नियम है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से 30 दिन के लिए संसद में रखा जाएगा। कितना? देखिए यहां पे याद रखने के लिए आपको 30 सदस्य उस समिति के, ठीक है, और नियम बनाने की शक्ति में ये 30 दिन के लिए संसद में रखा जाएगा। वहां पे संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में 30 दिन के रहते हैं। उस 30 दिन के भीतर वो अपना निर्णय ले लेते हैं कि इसमें अगर कोई परिवर्तन किया जाना है या नहीं किया जाना है, या उसी रूप में लागू किया जाना, परिवर्तन करके लागू किया जाना है, तो वैसे भी वो लागू हो जाएगा। नहीं तो अगर वो मना कर देते कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले का कोई अगर इस तरह के अध्यादेश वगैरह किए गए हैं तो उनमें उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति यह है। अगला देखिए धारा 9 क्या कहती है? जम्मू कश्मीर राज्य को लागू न होना। क्या लागू नहीं होना? इस बात को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि धारा जम्मू कश्मीर राज्य को लागू होना क्या लागू नहीं होना, इसमें महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है धारा 6 और धारा 7। क्या? धारा 6 और 7 केवल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि पूरा अधिनियम ही लागू नहीं होगा, नहीं। धारा 6 और 7 लागू नहीं। राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी का अनुवाद, जो बात कही है हाईकोर्ट के निर्णय में, हम लोग हिंदी का प्राधिकृत, ये राजभाषा का विकल्प, ये 2 धाराएं इस पे लागू नहीं होगी। तो ये अपना विषय वस्तु जो थी राजभाषा अधिनियम 1963 वो यहाँ पे समाप्त होती है।